बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विषय के इस YouTube चैनल पर लोक प्रशासन के BA प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपकी इस वीडियो क्लास में हम आपके BA प्रथम वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन के तत्व के अंतर्गत संगठन की चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है संगठन। आज हम बात करेंगे संगठन के बारे में। लोक प्रशासन के विद्वानों ने जो संगठन की परिभाषाएं हमें बताई हैं, उन परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। हम संगठन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और हम संगठन के आधार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन के बारे में। संगठन के बारे में मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से लोक प्रशासन विषय में सहायक आचार्य हूँ और यह लोक प्रशासन विषय का YouTube चैनल है। हम बात करते हैं प्रशासन के बारे में। तो प्रशासन एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के एक समूह का सहकारी प्रयास है। यह प्रशासन की परिभाषाओं के बारे में हम हमारी पहली जो वीडियो क्लास है उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल इन परस्यूट ऑफ ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी एक सामान्य उद्देश्य, एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के एक समूह का सहकारी यानी मिला जुला प्रयास है, सहकारी प्रयास है, उसे हम प्रशासन कहते हैं। और यह जरूरी है कि जो हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा वांछित लक्ष्य है, उस जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो समूह है जिसे हम प्रशासन कह रहे हैं, लोगों के समूह को जिसे हम वह समूह संगठित होना चाहिए। वह समूह क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। इसलिए दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो संगठन प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी संगठन प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है। और एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन मनुष्यों, सामग्रियों और धन के उचित उपयोग में सहायता करता है। जो जो प्रशासन का निर्धारित लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए संगठन जो मनुष्यों का है, मनुष्यों के जो हमारे साधन सामग्री हैं और जो हमारा धन है, उनके उचित उपयोग में सहायता करता है ताकि हम निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संगठन के बिना कोई भी प्रशासन नहीं हो सकता। संगठन के बिना कोई भी प्रशासन नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिना ऑर्गेनाइजेशन कोई संगठन प्रशासन नहीं हो सकता। डिमाक इस संदर्भ में कहते हैं, डिमॉक का कहना है, ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक टूल बाय मीन्स ऑफ विच द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज केप्ट ऑपरेटिंग। संगठन ही वह बुनियादी उपकरण है जिसके माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रिया को क्रियाशील रखा जाता है। अब बात करेंगे हम परिभाषाओं के बारे में कि संगठन की विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं हमें दी हैं। संगठन जो शब्द है वो ऑर्गेनिज्म से निकला है, जिसका अर्थ है साझी गतिविधि में लगे परस्पर निर्भर अंगों का एक संगठित निकाय। इसका अर्थ है एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स शेयरिंग कॉमन एक्टिविटी, यानी एक जैसी गतिविधियों में, साझी गतिविधियों में, एक जैसी गतिविधियों में लगे हुए आपस में एक दूसरे पर जो निर्भर अंग है, संगठन के जो अंग है जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, उनका एक संगठित निकाय ही संगठन कहलाता है। संगठन की विभिन्न परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी हैं वो इस तरह से हैं। हम बात करते हैं मूने की जो परिभाषा है। मूने का कहना है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन पर्पज, यानी एक समान उद्देश्य
एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव समुदाय का ढांचा संगठन कहलाता है। यानी अगर उद्देश्य एक समान, एक ही जैसा उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए कोई मानव समुदायों का एक ढांचा बनाया गया है, उस ढांचे को हम संगठन कह सकते हैं। ये मूनी का कहना है। और साइमन इस संदर्भ में कहते हैं कि संगठन से हमारा आशय सहकारी प्रयोग की, यहाँ उन्होंने कहा सहकारी प्रयोग की ऐसी एक सुनियोजित व्यवस्था से है। यहाँ देखिए बात क्या है, सुनियोजित व्यवस्था से है, जिसमें हर प्रतिभागी की एक स्वीकृत भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। यानी संगठन का क्या मतलब है? संगठन से सहकारी प्रयोग की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था जिसमें संगठन का प्रत्येक प्रतिभागी की भूमिका स्पष्ट होती है, स्वीकार किए जाने वाली भूमिका होती है, उस प्रतिभागी की निश्चित कर्तव्य होते हैं और निश्चित जिम्मेवारियां होती हैं। उनका कहना है बाय ऑर्गेनाइजेशन वी मीन ए प्लान सिस्टम ऑफ cooperative effort in which each participant has a recognized role to play and duties and tasks to perform। ये कहना है साइमन का। अब हम गुलिक की बात करते हैं। लूथर गुलिक के संदर्भ में कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क सबडिविजन्स आर अरेंज्ड, डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। संगठन सत्ता का वह निर्धारित औपचारिक ढांचा है। कैसा निर्धारित किया हुआ औपचारिक ढांचा है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसके जरिए परिभाषिक डिफाइंड जो हमारे उद्देश्य हैं, हमारे उद्देश्य जिनको हम स्पष्ट रूप से निश्चित कर चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं, उन उद्देश्य के लिए कार्य के उपविभागों को व्यवस्थित, परिभाषित और संयोजित किया जाता है। यानी काम को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उन हिस्सों को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाता है, हर स्पष्ट किया जाता है और आपस में जोड़ा जाता है। यानी संगठन सत्ता का वह निर्धारित औपचारिक ढांचा है जिसके जरिए पारिभाषिक उद्देश्य के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य के उपविभाग को व्यवस्थित, परिभाषित और संयोजित किया जाता है। बात करते हैं ग्लैडन की परिभाषा की। ग्लैडन कहते हैं संगठन का सराकोर, संगठन का मतलब किससे है? एक उपक्रम में व्यक्तियों के बीच संबंधों के प्रतिरूप से होता है। बीच संबंधों, एक उपक्रम में व्यक्तियों के बीच आपस में संबंध होने चाहिए। और संगठन कैसे बनता है? संगठन कैसे निर्मित होता है कि जो उपक्रम है, जो हमारा उद्योग है, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा काम है, जो भी हमारी संगठन है, उपक्रम है, उसके काम को पूरा किया जा सके। अगर हम ग्लैडन का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पर्सन्स इन एन एंटरप्राइजेज सो कंस्ट्रक्टेड एज टू फुलफिल द एंटरप्राइजेस फंक्शन। यानी संगठन का मतलब किससे है? संगठन का मतलब है कि जो एक उपक्रम है, जो हमारा उद्योग है, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है जिसमें हम काम कर रहे हैं, चाहे वो एक दुकान भी हो सकती है, वो एक सब्जी की दुकान भी हो सकती है, वो एक छोटी सी फैक्ट्री भी हो सकती है, वो खेतीबाड़ी में काम करने वाले 5 लोगों का समूह भी हो सकता है, उसको हम उपक्रम कह सकते हैं। तो उपक्रम में जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनके आपस में क्या संबंध है, उसको उन संबंधों से, यानी संगठन का सरोकार किससे है? एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उपक्रम है, जो भी एंटरप्राइजेज है, उसमें व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनके आपस में क्या संबंध है। और संबंध कैसे होने चाहिए? संबंध ऐसे होने चाहिए कि जो उपक्रम है उसमें उसका जो काम है उसको पूरा किया जा सके। यानी खेतीबाड़ी में अगर 4 लोग अगर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनके आपस में जो संबंध है वो ऐसे होने चाहिए, संबंध ऐसे बने हुए होने चाहिए कि खेती करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसे ही संगठन कहा है ग्लैडन ने। पिफनर कहते हैं संगठन में सुव्यवस्थित श्रम विभाजन लाने के लिए संबद्ध व्यक्तियों और समूहों के बीच के संबंध शामिल होते हैं। पिफनर क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स एंड ऑफ ग्रुप
to groups which are so related to bring about an orderly division of labor। यानी संगठन में सुव्यवस्थित श्रम विभाजन लाने की बात करते हैं। संगठन में सुव्यवस्थित श्रम विभाजन लाने के लिए संबंधित व्यक्तियों और समूहों के बीच के संबंध किसमें शामिल होते हैं? संगठन में शामिल होते हैं। ये सुव्यवस्थित श्रम विभाजन क्या है? यानी काम का बंटवारा। और काम का बंटवारा कैसा? अच्छी तरह से व्यवस्थित, यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित काम को बांटा जाए, और काम को बांटने के लिए जो भी समूह है, उस समूह में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनके बीच में जो संबंध है, वो सब संबंध आपस में संगठन कहलाते हैं, ताकि संगठन में जो काम है उनको अच्छी तरह से बांटा जा सके, और जो संगठन में जो काम कर रहे हैं व्यक्तियों के समूह जो काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी जो संबंध होते हैं आपस में श्रम विभाजन लाने के लिए या काम को बांटने जो संबंध बनते हैं, उसी को ही पिफनर ने संगठन कहा है। एल.डी. वाइट का कहना है, एक संगठन के कार्यों और जिम्मेदारियों के बंटवारे के जरिए किसी आम सहमति के उद्देश्य की पूर्ति का रास्ता सुगम बनाने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था है। संगठन क्या है? एक संगठन के कार्यों और जिम्मेदारियों के बंटवारे के जरिए, कार्यों और जिम्मेदारियों की बंटवारे वही है श्रम विभाजन। कार्यों और जिम्मेदारियों के बंटवारे के जरिए किसी आम सहमति के उद्देश्य, आम सहमति यानी सबका एक ही समान उद्देश्य की पूर्ति का रास्ता सुगम बनाने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था है। क्या कहते हैं एल.डी. वाइट? ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल्स फॉर फैसिलिटेटिंग द अकम्प्लायमेंट ऑफ सम एग्रीड पर्पज थ्रू अलोकेशन ऑफ फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी एक संगठन में क्या होना चाहिए? संगठन का एक आम सहमति का उद्देश्य होना चाहिए। संगठन में आम सहमति का उद्देश्य यानी सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। सब हिल मिलकर या बातचीत करके या आपस में सहमति से एक उद्देश्य निर्धारित करें, और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था, और कर्मचारियों की व्यवस्था कैसे? कार्य विभाजन के द्वारा, यानी उन कर्मचारियों के बीच में कार्य और जिम्मेदारियों का बंटवारा सही होना चाहिए। तो इस सब को संगठन एल.डी. वाइट ने कहा है। यानी एक संगठन में कामों और जिम्मेदारियों को बांट दिया जाए, ताकि जो संगठन में लगे हुए उद्देश्यों का, व्यक्तियों का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। चेस्टर बर्नार्ड का कहना है, ऑर्गेनाइजेशन इज सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज और फोर्सेज ऑफ टू और मोर पर्सन्स। यानी संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों या शक्तियों के सोचे समझे तालमेल की एक व्यवस्था है। यानी संगठन में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में तालमेल बैठाकर काम करते हैं, व्यवस्था बैठाते हैं, तो उसे संगठन कहा जाता है। चेस्टर बर्नार्ड का साफ साफ कहना है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की चेतन गतिविधियों को संगठन चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में तालमेल करके एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ लगकर काम करें, तो उसे संगठन कहा जाएगा। जे.एम. गॉस ने कहा है कि संगठन एक साझा उद्देश्य में लगे व्यक्तियों के समूहों के प्रयासों और क्षमताओं को इस रूप में जोड़ना है कि उन लोगों जिनके लिए काम हो रहा है और जो इस काम में लगे हैं के बीच न्यूनतम मतभेद और अधिकतम संतोष के साथ वांछित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। अब देखो, संगठन में भी दो साझा उद्देश्य की बात है, उद्देश्य को प्राप्त करने की बात है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति लगे हुए हैं, व्यक्तियों के जो समूह लगे हुए हैं, उनका क्या करना है? साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन क्या है कि संगठन साझा उद्देश्य, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो उस उद्देश्य को प्राप्त करने वाले बहुत सारे व्यक्ति जो लगे हुए हैं, व्यक्तियों के जो समूह लगे हुए हैं, वो सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सब के प्रयासों और क्षमताओं को आपस में ऐसे जोड़ना है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम में लगे हुए, उनके बीच में झगड़ा नहीं हो, मतभेद ना हो, झगड़ा नहीं हो, किसी तरह का मतभेद, लड़ाई झगड़ा ना हो, और उन्हें काम करने में अधिकतम संतोष प्राप्त हो।
इस सब को संगठन जेम गॉस ने कहा है। यानी संगठन में काम करने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति और समूह लगे हुए हैं, वो पूरी प्रयास करें, पूरी मेहनत करें, और मेहनत इस तरह से करें, आपस में इस तरह से मिलजुल कर इस तरह से काम करें कि उनके बीच में आपस में झगड़े नहीं हो, और काम करने से उन्हें अधिकतम संतोष मिले, उन्हें अधिकतम सुख मिले, ताकि और सुख भी प्राप्त हो और उद्देश्य जो उन्होंने निर्धारित किए थे, साझा उद्देश्य, वो उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें, अच्छी तरह से उद्देश्य वो प्राप्त किए जा सके। यह कहना है जेएम गॉस का। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज द रिलेटिंग of efforts and capacities of individuals and groups engaged upon a common task in such a way as to secure the desired objectives with the least friction and the most satisfaction for whom the task is done and those engaged in the enterprises. उर्विक क्या कहते हैं संगठन के बारे में? उर्विक कहते हैं संगठन किसी उद्देश्य के लिए जरूरी गतिविधियों को निर्धारित करने, उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य को प्राप्त करने जो जरूरी गतिविधियों को निर्धारित करने, यानी तय करना है कि कौन कौन सी गतिविधियों को किया जाना है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और जो समूह है, जो दो से अधिक व्यक्तियों जब मिल जाते हैं तो उन्हें समूह कहेंगे, तो उन गतिविधियों को निर्धारित करना और उनको समूहों में व्यवस्थित करना, यानी समूह को वो गतिविधियाँ प्रदान करना, ताकि उन्हें व्यक्तियों को सौंपा जा सके काम करने के लिए, गतिविधियों को निर्धारित करके व्यवस्थित करके व्यक्तियों को सौंपा जा सके। इस सब को इस संगठन उर्विक ने कहा है। तो यह अब इन सब बातों से, इन परिभाषाओं से क्या होता है, संगठन के बारे में हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है संगठन के बारे में 3 अर्थों का पता चलता है। एक तो प्रशासन के ढांचे की परिकल्पना हम कर सकते हैं इससे, प्रशासन का क्या ढांचा होगा, इसकी कल्पना इन जो शब्द है संगठन, या शब्द जो संगठन है, उससे हम 3 अर्थ उससे निकलते हैं। पहला अर्थ यह निकलता है कि इससे प्रशासन के ढांचे की कल्पना हम कर सकते हैं। प्रशासन के ढांचे की कल्पना होती है, हमें पता चलता है कि प्रशासन का ढांचा क्या होगा, और इसमें दोनों काम भी लक्षित होते हैं। इससे दोनों काम भी पता चलते हैं कि प्रशासन के ढांचे की कल्पना करना और उस कल्पना के अनुसार उसका ढांचे का निर्माण करना। और संगठन से यह भी पता चलता है जो स्वयं प्रशासनिक ढांचा है उसका भी इससे पता हमें चलता है। ये जो तीनों दृष्टिकोण जिनकी हमने बात की है, ये इन संगठन के यांत्रिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो मैकेनिस्टिक दृष्टिकोण है संगठन का, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सही अर्थों में मानवीय संबंधों का अर्थ नहीं देते हैं। फिर भी अगर हम कहें तो संगठन क्या है? संगठन एक संरचना भी है, संगठन एक संरचना भी है और मानवीय संबंधों का एक समुच्चय भी है। यानी संगठन में संरचना, स्ट्रक्चर भी है संगठन, और उस स्ट्रक्चर में जो मनुष्य लगे हुए हैं उन मनुष्यों का आपसी संबंधों का समूह भी है। संगठन की विशेषताओं की हम बात करते हैं कि संगठन में ये क्या क्या विशेषताएं हैं। तो संगठन की विशेषताओं के अंतर्गत हम बात करते हैं, निकोलस हेनरी ने संगठन की विशेषताओं को निम्न प्रकार से बताया है। निकोलस हेनरी ने संगठन की 7 विशेषताएं हमें बताई हैं। ये 7 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है संगठन की जो निकोलस हेनरी ने बताई है, वह है संगठन उद्देश्यपूर्ण जटिल मानवीय समूह होते हैं। दे आर पर्पसफुल कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कलेक्टिविटीज़। यानी कैसे समूह हैं? उद्देश्यपूर्ण होते हैं और जटिल मानवीय समूह होते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं, हमने परिभाषाओं से, ये आपने देखा होगा हर प्रत्येक परिभाषा, जो ये परिभाषा हमने बात की है उन परिभाषाओं में आप देखेंगे सब परिभाषाएं उद्देश्य की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ उद्देश्य है, यहाँ भी उद्देश्य है, यहाँ भी काम को पूरा किया जा सके, यहाँ भी उद्देश्य की बात है। ये भी एल डी वैट भी उद्देश्य की बात कर रहे हैं, और जेएम गॉस भी उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो सभी जो विद्वान हैं वो उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो संगठन क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। संगठन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत करते हैं। और फिर जटिल मानवीय समूह होते हैं, यानी मानवीय संगठन में बहुत सारे मनुष्य काम करते हैं और उनके बीच में जो उनके आपसी संबंध होते हैं वो बहुत अधिक
जटिल होते हैं, बहुत अधिक उलझे हुए होते हैं। किसी के साथ मित्रता होती है और किसी के साथ में उनकी दुश्मनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। किसी के साथ उनके बहुत गहरे संबंध होते हैं, किसी के साथ केवल बातचीत ही करते हैं। तो इस तरह से संगठन जटिल मानवीय समूहों संगठन के जो मानवीय समूह होते हैं उनके जो संबंध होते हैं वो बड़े जटिल होते हैं। अगली विशेषता है, इनकी पहचान द्वितीयक संबंधों के द्वारा की जाती है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेकेंडरी रिलेशनशिप्स। जो द्वितीयक संबंध क्या है, जो संगठन में काम करने वाले जो मनुष्य हैं उनकी पहचान कैसी होती है, द्वितीयक संबंधों के द्वारा होती है। यहाँ द्वितीयक संबंध कौन से संबंध हैं? संगठन में दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक संबंध वह होते हैं जो संरचना के द्वारा, संगठन की संरचना के द्वारा तय की जाती है कि संगठन में कौन किसका बॉस है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसकी अधीनस्थ है, कौन किसके सबॉर्डिनेट है। यानी संगठन में अधिकारी कौन है, कर्मचारी कौन है, कौन किसको आदेश देना है, किसको आदेश की पालना करनी है। ये संगठन का औपचारिक मतलब प्रथम संबंध है। लेकिन जो संगठन में काम करते करते जो संबंध तय होते हैं वो संगठन के द्वितीयक संबंध कहलाते हैं। तो जो आपसी संबंध जो तय हो जाते हैं उन वो भी संगठन की को एक पहचान उपलब्ध कराते हैं। इसके आधार पर संगठन के औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के संगठन बनते हैं। अगली उनकी विशेषता है, दे हैव स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड गोल्स। इनके विशेष और सीमित लक्ष्य होते हैं। यानी प्रत्येक संगठन के निश्चित विशेष लक्ष्य होते हैं और लक्ष्य भी सीमित प्रकार के लक्ष्य होते हैं। तो लक्ष्य और इनके लक्ष्य होते हैं जो विशेषीकृत और सीमित होते हैं। अगली विशेषता है संगठनों की निरंतर सहकारी गतिविधि। इनकी एक विशेषता है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन्ड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। यानी जो सहकारी गतिविधि, जो सहयोग करने वाली गतिविधि है वो संगठन में लगातार चलती रहती है। ये एक बड़े सामाजिक तंत्र के भीतर एकीकृत होते हैं। दे आर इंटीग्रेटेड विद इन ए लार्जर सोशल सिस्टम। जो सामाजिक तंत्र है वो बहुत बड़ा होता है। जिस सामाजिक तंत्र के भीतर ही काम करते हैं, एकीकृत होते हैं, वह सामाजिक तंत्र बहुत बड़ा और विशाल होता है। अगला, ये अपने पर्यावरण को सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। दे प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से तात्पर्य वह स्थान जहाँ वो काम कर रहे हैं, उस स्थान के आसपास जो लोग रहते हैं और आसपास जो भी लोग रहते हैं, जो भी काम करने वाले लोग रहते हैं, जो संगठन में जो काम कर रहे हैं, तो उन सबको यह जो संगठन है वो सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं संगठन, वो अपने आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको ये सब अपनी सेवाएं और उपलब्ध जो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उनकी सर्विसेज होती हैं, वो उनको प्रदान करते हैं। और अगली विशेषता, ये अपने पर्यावरण के साथ आदान प्रदान पर निर्भर रहते हैं। दे आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट। यानी जो पर्यावरण, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस सामाजिक वातावरण में रह रहे हैं, जिस आर्थिक वातावरण में रह रहे हैं, उसके साथ उनका क्या आदान प्रदान होता है, वो क्या कच्चा माल लेते हैं और कौन सा माल उसको तैयार करके उनको देते हैं। जैसे किसान बीज लेता है और फसल तैयार करके देता है। फैक्ट्री में किसी जो आटे की फैक्ट्री में तो उसमें गेहूं या अनाज जाता है और आटे के रूप में बाहर आता है। तो ये वो कच्चा माल लेते हैं और तैयार माल देते हैं। तो संगठन ऐसे अपने जो भी वातावरण जहाँ वो रह रहे हैं उसके साथ आदान प्रदान पर वो संगठन निर्भर करता है। एल डी वाइट के अनुसार संगठन में 3 प्राथमिक तत्व होते हैं, जैसे कि व्यक्ति, साझा प्रयास और सामान्य उद्देश्य। एल डी वाइट का कहना है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 प्राइमरी एलिमेंट्स, पर्सन्स, कंबाइंड इफर्ट्स एंड ए कॉमन पर्पज। जब 3 तत्व मिलते हैं, कौन कौन मिलते हैं? पहले व्यक्ति, जब बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं और उन सभी व्यक्तियों का जब एक ही उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब वे साझा प्रयास करते हैं तो संगठन का निर्माण होता है। यानी संगठन में 3 तत्व हो गए, व्यक्ति, साझा प्रयास और सामान्य उद्देश्य। व्यक्ति, पर्सन्स, कंबाइंड इफर्ट, साझा प्रयास और कॉमन पर्पज, सामान्य उद्देश्य। जब तीनों मिलते हैं तब किसका निर्माण करते हैं? संगठन का निर्माण करते हैं। एल डी वाइट के अनुसार
एल्डिवाइड का कहना है कि संगठन में 3 प्राथमिक तत्व होते हैं: व्यक्ति, साझा प्रयास और सामान्य उद्देश्य। इसी संदर्भ में चेस्टर बर्नार्ड का कहना है, चेस्टर बर्नार्ड भी संगठन के जो तत्व हैं वो 3 तत्व बता रहे हैं। क्या क्या तत्व हैं? सामान्य उद्देश्य, कॉमन पर्पज, यहाँ भी कॉमन पर्पज है और यहाँ भी कॉमन पर्पज है। एल्डिवाइड भी कॉमन पर्पज की बात करते हैं, बर्नार्ड भी कॉमन पर्पज की बात करते हैं। अगला जो तत्व बताया है उन्होंने, बर्नार्ड ने, वो बताया संचार, कम्युनिकेशन। दूसरा तत्व है संचार यानी कम्युनिकेशन। और तीसरा तत्व बताया है विलिंगनेस टू सर्व, सेवा करने की इच्छा। यानी जब मनुष्य में एक समान उद्देश्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए सेवा करने की इच्छा होती है, एक सामान्य उद्देश्य के लिए जब व्यक्ति में सेवा करने की इच्छा होती है, और सेवा करने की इच्छा जब व्यक्तियों में संचार होता है, उसके लिए कम्युनिकेशन होता है, आपस में बातचीत होती है, तब वे आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। यानी एक उद्देश्य के लिए, एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करने वाले व्यक्ति, सेवा मतलब उस इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच में जब संचार होता है, जब कम्युनिकेशन होता है, जब वो आपस में मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो आपस में मिल बैठकर बातचीत करके एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं। यानी इसलिए चेस्टर बर्नार्ड का कहना है कि कॉमन पर्पज, तो बर्नार्ड के अनुसार संगठन के तत्व हैं कॉमन पर्पज, कम्युनिकेशन एंड विलिंगनेस टू सर्व, सेवा करने की इच्छा। हर्बर्ट साइमन का कहना है कि एक संगठन में के कार्यों में सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा करना, मानक प्रथाओं को निर्धारित करना, एक संचार व्यवस्था प्रदान करना, निर्णयों को संप्रेषित करना और सदस्यों को प्रशिक्षित करना शामिल है। According to Herbert Simon, the functions of an organization includes dividing work among the members, यानी संगठन के कार्यों में सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा करना, formulating standard practices, मानक प्रथाओं को निर्धारित करना, एक संचार व्यवस्था प्रदान करना, providing a communication system, ट्रांसमिटिंग डिसीजंस, निर्णयों को संप्रेषित करना, और ट्रेनिंग द मेंबर्स, सदस्यों को प्रशिक्षित करना शामिल है। यानी हर्बर्ट साइमन का मानना है कि एक संगठन के कार्यों, संगठन का काम क्या है कि सदस्यों, जो भी संगठन में काम करने वाले सदस्य, उनके बीच काम को बांटना, उस काम को करने के लिए मानक प्रथाएं, हमारे जो काम करने के तरीके हैं, जो स्टैंडर्ड तरीके हैं जिनसे हम बेहतर से बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं, उनको निर्धारित करना, और जो काम करने वाले लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनके बीच में एक संचार व्यवस्था का स्थापित करना, कम्युनिकेशन, यानी आपस में कैसे वो बातचीत कर सकते हैं, कैसे आपस में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बात बता सकते हैं, उस संचार व्यवस्था को स्थापित करना। फिर निर्णयों को संप्रेषित करना कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं संगठन में, वो सबके पास में पहुंच सके, तो उन निर्णयों को उनके पास पहुंचाना, निर्णयों को उनके पास पहुंचाना, और सदस्यों को प्रशिक्षित करना। उन सभी सदस्यों को जिनके बीच कामों को बांटा गया है, उनको प्रशिक्षित क्या करना है, मानक प्रथाओं के बारे में, संचार व्यवस्था के बारे में, निर्णयों को कैसे उनकी पालना करनी, इन सब के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रशिक्षित करना, यह सब चीज़ें संगठन में शामिल हैं। यह कहना है हर्बर्ट साइमन का। अब हम हमारी जो अगली क्लास है उसमें हम बात करेंगे संगठन के आधार के बारे में, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। थैंक्स।